तो साथियों, अभी तक हमने जो पढ़ लिया उसमें हमने पाठ्यक्रम को विभाजन को लेकर पढ़ा। तो साथियों, अभी हम ये पढ़ेंगे कि जब मूल्यांकन करने जा रहे हैं तो उसमें 9 जो पॉइंट्स हैं या 9 ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, इसको लेकर पर्सनल हमारे एसटीसी, बीएड या शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए तमाम सारे जो प्रतियोगिताएं, जो परीक्षाएं होती है, उनमें ये डेफिनेटली सवाल पूछे जाते हैं। इसको सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को लेकर, ग्रेडिंग सिस्टम को लेकर, तो वो क्या है इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो ये 9 ग्रेडिंग सिस्टम क्या है? पॉइंट्स टू ग्रेडिंग सिस्टम है वो क्या है? तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जैसे हम किसी को ए मिल रहा है, किसी को ए स्टार मिल रहा है, किसी को ए प्लस मिल रहा है या किसी को A1 ग्रेड मिली, वास्तविक ग्रेड क्या है? तो सबसे पहले हम इस ग्रेडिंग को समझेंगे कि किसी बच्चे के 91 से लेकर 100 की ग्रेडिंग में नंबर आता है तो उस बच्चे को या तो A1 दे देंगे, A1 या फिर A डबल स्टार दे देंगे, उसे A डबल स्टार दे देंगे। A डबल स्टार उसे प्रदान करेंगे। ठीक उसी प्रकार यदि किसी बच्चे के नंबर 81 से 90 के बीच में आते हैं, 90 के बीच में आते हैं, तो उसे हम A2 या A सिंगल स्टार उसे प्रदान करेंगे। ठीक उसी प्रकार किसी बच्चे के 71 से 80 के बीच में अंक आते हैं। मान लो किसी बच्चे के 71 से लेकर 80 तक अंक आ रहे हैं, तो उसे हम बिल्कुल उसी तरह B1 या B डबल स्टार देंगे। B1 या B डबल स्टार सिस्टम से प्रदान करेंगे। और ठीक उसी प्रकार किसी बालक के 61 से 70 के बीच में आ रहे हैं, तो उसे B2 या B स्टार देंगे, सिंगल स्टार। B2 या B सिंगल स्टार या B स्टार कह सकते हैं। तो इसी तरह के ग्रेडिंग में हम एक बात याद रखेंगे, किसी बालक या बालिका के 51 से 60 के बीच में आ रहे हैं, किसी बालक के 51 से 60 के बीच में अंक आ रहे हैं, तो उसे हम C1 या C डबल स्टार ग्रेडिंग देंगे। इसी तरह किसी बालक या बालिका के नंबर 41 से लेकर 50 के बीच में आ रहे हैं, तो उसे हम C2 या C स्टार प्रदान करेंगे। अब हमारे पास 6 प्रोसेस हो रहे हैं, ठीक है। अगला जो प्रोसेस है उसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो कि नीचे होगा। ये हमारे पास स्टेप कितने हो गए, इसको मैं एक बार स्टेप देता हूँ। जैसे ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इसका जो नंबर 3 ग्रेडिंग है,
नंबर 4 की ग्रेडिंग ये है, नंबर 5 की ग्रेडिंग ये है और नंबर 6 की ग्रेडिंग ये है। अब नंबर 7 की ग्रेडिंग, नंबर 7 की ग्रेडिंग ये है, किसी बालक के नंबर मान लो 33 से लेकर 40 तक आते हैं। 40 तक आते हैं तो उसे हम कौन सी ग्रेड देंगे? बिल्कुल देंगे डी ग्रेड देंगे, उसे हम डी ग्रेड देंगे। अब डी ग्रेड का कोई मतलब अलग से कोई इसमें स्टार वगैरह नहीं देखा, सिर्फ डी ग्रेड देंगे। अब किसी बालक के नंबर यहाँ पे 33 से 40 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर नंबर आ रहे हैं, मान लो किसी बच्चे के नंबर जैसे 20 से 32 तक आ रहे हैं, 20 से 32 तक आ रहे हैं, तो उसे हम E1 या E डबल स्टार देंगे। E1 या E डबल स्टार, E डबल स्टार देंगे। इसी तरह ये हुई 8 नंबर की ग्रेडिंग। अब लास्ट नंबर है 90 नंबर की जो ग्रेडिंग है। 90 नंबर की जो ग्रेडिंग है वो किसी बालक या बालिका के जो नंबर है वो 20 से कम आ रहे हैं, 20 अंक से कम, 20 अंक से कम आते हैं तो उसे क्या मिलेगा? E2 या E सिंगल स्टार, उसे मिलेगा E2 या E सिंगल स्टार। से कम आता है, इसलिए अभी तक जो मतलब हमारी जो भारत सरकार है या राज्य सरकार है, उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम में लेकर तो फेल की स्थिति को नहीं दर्शाया है। ये तो उसकी ग्रेडिंग सिस्टम है कि उसे अगली कक्षा में प्रमोट करना पड़ेगा, लेकिन उसमें आज उन्होंने इस तरह की दर्शाया नहीं है। और साथियों, साथ में ये भी बताना चाहूँगा कि आपने जो ग्रेडिंग पढ़ी है इसमें से जो प्रश्न जो बनता है इस तरह से बनेगा कि यदि किसी बालक के नंबर जैसे A+ है या B डबल स्टार है, C डबल स्टार है, या किसी के नंबर मान लो 32 तक आए हैं, तो वो कौन सी ग्रेड में आएगा? या तो ग्रेड पूछी जाएगी या फिर ग्रेड के आधार पर नंबर पूछे जाएंगे। तो हमें ग्रेड भी सीखनी है, साथ में उसकी किस ग्रेड के अंतर्गत वो आ रहा है और उसे क्या नंबर मिलेंगे। तो नंबरों को भी ध्यान में रखना है हमें, और साथ में उसकी ग्रेडिंग को भी ध्यान में रखना है, और इसी पे आधारित प्रश्न यहाँ पर आएंगे। अब साथियों, हमने ग्रेडिंग सिस्टम को पढ़ा। अब हमारे साथ में लास्ट में हम पढ़ते हैं मूल्यांकन को लेकर। मूल्यांकन को लेकर पढ़ना है। अब मूल्यांकन के बारे में वैसे मैंने छोटी मोटे तौर पर बता दिया है आप लोगों को कि मूल्यांकन क्या होता है। कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली जो प्रक्रिया है, जो शिक्षण व्यवस्था का एक हमारे अभिन्न अंग है, और ये अभिन्न अंग है, और अंतिम रूप से ये कह सकते हैं कि हमारे शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनसे संबंधित है, कहीं ना कहीं उनसे संबंध रखता है। जो शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व जो मतलब हम तैयारी करेंगे या किन उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे, उससे भी मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, ऐसा भारतीय शिक्षा आयोग भी मानता है। तो अब व्यापक मूल्यांकन के बारे में मैंने बताया था कि व्यापक मूल्यांकन से अर्थ होगा कि बालकों की विद्वता वाले पक्ष को भी शामिल किया जाएगा और गैर विद्वता वाले पक्ष को भी शामिल किया जाएगा। विद्वता वाला पक्ष तो वो होगा जिसमें उसके अकादमिक जो विषय होंगे, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, इनको लेकर, और गैर विद्वता वाले पक्ष जो होंगे
उसमें जैसे संगीत है, चित्रकला है, नृत्य कला है, या खेल कूद है, या मतलब अनेक सारे जो पाठ्यक्रम है उनको जो मतलब गतिविधियाँ हैं जो बालक के शैक्षिक विकास के साथ जो सह शैक्षणिक विकास को करते उसको उसमें बहुत बड़ा योगदान है सह शैक्षणिक विकास में, तो वो सारी गतिविधियाँ उसके अंतर्गत आएगी, वो कहलाएगा गैर विद्युता वाला पक्ष कहलाएगा यहाँ पर। तो ये मान लो कि गैर विद्युता जो है उस पक्ष से संबंधित उद्देश्यों की जो प्राप्ति है हमें उसको जानने के लिए प्रयोग की गई जो प्रक्रियाएं हैं उसको व्यापक स्तर पर हम समग्र मूल्यांकन कहेंगे या व्यापक मूल्यांकन भी कहेंगे। तो अब ये बात ध्यान रखो साथियों कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में तथा इसी जो संशोधन किया गया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो संशोधन किया गया था 1992 में इसकी जो समीक्षाएं हैं उसको लेकर संशोधित भाग जो सामने आया था हमारे, और उसमें ये बात 1992 में ये प्रकाशित की गई थी, बात इंगित की गई थी कि मूल्यांकन प्रक्रिया में विद्युता तथा गैर विद्युता, शैक्षिक और गैर शैक्षिक या सह शैक्षिक जो मतलब पक्ष हैं दोनों को मतलब अधिगम अनुभव से संबंधित हमें रखना है, और दोनों ही पक्षों को अधिगम अनुभव जो अधिगम है हमारा उस प्रक्रिया में उसे सम्मिलित भी करना है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं मूल्यांकन के प्रमुख तत्व, मूल्यांकन के मैं लिखता हूं मूल्यांकन के प्रमुख तत्व। अब मूल्यांकन के जो तत्व हैं, सबसे पहला तत्व है हमारे पास में आधार रेखा मूल्यांकन। आधार रेखा मूल्यांकन। अब साथियों आधार रेखा मूल्यांकन क्या है? लगभग हमारे राजकीय विद्यालयों में जो साथी शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, हमारे गुरुजी जो पढ़ा रहे हैं, वो जब भी कक्षा क्रमोन्नत होकर प्रमोद होकर जब अगली क्लास में आते हैं, जब वो शिक्षण व्यवस्था जब समय सारणी बनती है, समय सारणी के अनुसार कि 5वीं क्लास में हिंदी कौन विषय पढ़ाएगा, कौन से अध्यापक जी पढ़ाएंगे, गणित कौन पढ़ाएगा, या फिर पर्यावरण वाला कौन पढ़ाएगा, और जो बाकी अंग्रेजी वाला सब्जेक्ट है उसे कौन पढ़ाएगा। तो इसके लेकर जो गुरुजी जो पढ़ाने वाले हैं वो पूरी कक्षा का एक आधार रेखा मूल्यांकन करेंगे, उसको हम इंग्लिश में कहेंगे बेसलाइन कहेंगे, बेसलाइन टेस्ट करेंगे, और टेस्ट के लिए हम एक टूल तैयार करेंगे, एक प्रश्न पत्र तैयार करेंगे। उस प्रश्न पत्र में जिस कक्षा को पढ़ाना है उससे एक कक्षा स्तर कम की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए अब 5वीं क्लास में जो बच्चे आ रहे हैं वो 4थी कक्षा को उत्तीर्ण करके आए हमारे पास में, और जब 4थी कक्षा को उत्तीर्ण करके आए तो उनका लेवल 4थी कक्षा को पास हुए तब तो 5वीं में आए ना, तो उसी के आधार पर प्रश्न पत्र का निर्माण यहाँ किया जाएगा, और उसी के आधार पर बालकों के कक्षा स्तर को निर्धारित किया जाएगा। तो ये कहलाएगा आधार रेखा मूल्यांकन। अब साथियों नंबर 2 पर आते हैं प्रारंभिक योजना। अब प्रारंभिक योजना क्या है? हमने आधार रेखा मूल्यांकन कर लिया, हमने ग्रुप जो मतलब ग्रुप भी डिवाइड कर दिए, कक्षा स्तर का निर्धारण भी कर दिया, हमने अब पूरी योजना बनानी है कि क्या जो पाठ्यक्रम है उसको कैसे पढ़ाया जाए, पाठ्यक्रम निर्धारण किस तरह किया जाए, और किस बालक को क्या आता है। उस बालक के हमने अलग अलग पोर्टफोलियो बना दिए, अलग बालक के पोर्टफोलियो बना दिए, और निरंतर कक्षा कक्षी गतिविधियाँ हो रही है। तो हमने सबसे पहले एक पाठ्यक्रम को बांट दिया 2 टर्म में, 2 टर्म से बांटा हमने, 5-5 महीने की अवधि बांट लिया। उस पाठ्यक्रम को हमने फिर 2-2.5 माह की अवधि बांटा, और 2.5 माह की अवधि से पाठ्यक्रम को हमने महीने की अवधि बांटा, और महीने की अवधि के पाठ्यक्रम को हमने पाक्षिक रूप में 15 दिन की अवधि में बांटा, और
15 दिन की अवधि के बाद में हमने उस पाठ्यक्रम को साप्ताहिक पाठ्यक्रम के रूप में बांटा है, और साप्ताहिक के बाद में हमने दैनिक पाठ्यक्रम को, जो दैनिक डायरी में हम लोग पढ़ते हैं, उसमें बांटा। तो ये होगी प्रारंभिक योजना। तो प्रारंभिक योजना आपकी किस प्रकार रहेगी और किस प्रकार हम उसे लागू करेंगे, ये हो जाएगी प्रारंभिक योजना। तो तीसरे नंबर की जो योजना है हमारे पास में, वो है समूह शिक्षण। समूह शिक्षण। अब समूह शिक्षण जब आधार रेखा मूल्यांकन कर दिया, कक्षा स्तर का निर्धारण कर दिया कि किस बालक को क्या आता है, जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैं हिंदी का शिक्षक हूँ, तो ये मानूंगा कि कौन से बालक जो एक दाधा प्रवाह के रूप में पढ़ सकता है, कौन सा बालक है जो केवल जो कौन सा बालक, कौन से ऐसे बालक हैं जो शब्दों और मात्राओं को पढ़ सकते हैं, वो भी अटक अटक कर, और कौन से ऐसे बालक हैं जो केवल 2 मात्राओं का ध्यान रखते हैं, और ऐसे कौन से बालक हैं या बालिका हैं जो केवल सब वर्णों को पढ़ सकते हैं, और ऐसे कौन से बालक हैं जो केवल 2-4 वर्णों को जानते हैं, और ऐसे कौन से बालक हैं जिनको न तो वर्णों की पहचान है, न स्वर की पहचान है, किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। तो उन बालकों को हम कहाँ से शुरुआत करें, और जो चीज़ कहाँ से उसको आती है और कहाँ हमें सिखाने की आवश्यकता है, इसका जो टीका टिप्पणी हम पोर्टफोलियो में करेंगे। जब उसके लिए हम आकलन करेंगे, तब मूल्यांकन करेंगे, तब तो इसका समूह शिक्षण करेंगे। इसको हम कह सकते हैं कक्षा कक्षी गतिविधियां भी कह सकते हैं। ठीक कहता हूँ मैं यहाँ पर कक्षा कक्षी गतिविधियां। कक्षा कक्षी गतिविधियां कह सकते हैं। उसके बाद होता है शिक्षण के दौरान अवलोकन। नंबर 4 आता है शिक्षण के दौरान अवलोकन। अब शिक्षण के दौरान अवलोकन क्या होगा? शिक्षण के दौरान अवलोकन ये होगा कि जब शिक्षक से मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ और शिक्षण का अवलोकन करा रहा हूँ, तो मेरे द्वारा पढ़ाए गए अलग अलग ग्रुप का टीचिंग होगा। तो अलग अलग ग्रुप के लिए मैंने अलग अलग पहले तो सामूहिक शिक्षण करवा दिया उनको मैंने, फिर मैंने ग्रुप में डिवाइड करके, ग्रुप में विभाजित करके उनको शिक्षण करा रहा हूँ। तो कौन से बालक को मात्राओं का ज्ञान है, उसे मात्रा सिखाने की आवश्यकता है, उसे मात्रा सिखाई हमने, और कुछ बालक मात्राएं जान गया है तो उसे अगले ग्रुप में, अगले कक्षा स्तर में उसे मतलब मुझे प्रमोट करना है। तो उस बालक ने क्या सीख लिया और आगे क्या सिखाने की आवश्यकता है। तो ये मुझे ग्रुप के दौरान घूम घूम कर कक्षा कक्ष में गतिविधियां के दौरान उसका अवलोकन करना पड़ेगा। तो इस तरह से कहलाएगा, ये हमारा शिक्षण के दौरान अवलोकन कहलाएगा। अब मिटाने का आगे हूं मैं। अब जो हमारा अगला जो पॉइंट है, 5वां पॉइंट है, वो मूल्यांकन की अन्य उपकरणों का प्रयोग। मूल्यांकन के अन्य उपकरणों का प्रयोग। मूल्यांकन के अन्य उपकरणों का प्रयोग जो यहाँ पर आएगा वो इस प्रकार से आएगा कि मूल्यांकन करने के लिए आप उन्हें केवल पेपर पेंसिल पेस्ट लेते हो, या कोई प्रोजेक्टर के माध्यम से कुछ फिल्म है या इस तरह से कुछ बनाकर आप समझाते हो, या फिर आप किसी खेल के माध्यम से सिखा रहे हो, या किसी लाइब्रेरी में पुस्तकालय में जाकर उन्हें कुछ जो रोचक किताबें हैं उनके माध्यम से उनका मूल्यांकन कर रहे हो। तो आप किन विधियों का प्रयोग कर रहे हो उनके लिए, तो वो कहलाएगा अन्य उपकरण कहलाएंगे। अब जो अगला जो पॉइंट हमारे सामने आएगा, शिक्षण योजना में बदलाव। शिक्षण योजना में बदलाव।
शिक्षण योजना में जो बदलाव है वो ये होगा कि हमने जो पूरा पाठ्यक्रम है, जैसे हमने फर्स्ट टर्म बांटा, सेकंड टर्म में बांटा, लेकिन मंथली जो पाठ्यक्रम हमने बांटा कि इस मंथ में हमारा ये जो टारगेट है पाठ्यक्रम का और ये पूर्ण हो जाना चाहिए, लेकिन पूर्ण हो जाने के दौरान शिक्षक अपना पाठ्यक्रम पूरा करवा देगा, लेकिन छात्रों को, बच्चों को कितना समझ में आया है या नहीं आया है, तो अब उसके साप्ताहिक पाक्षिक पाठ्यक्रम को भी बांट दिया है शिक्षक जी ने और साप्ताहिक भी बांट दिया है और दैनिक पाठ्यक्रम में बांटा है। लेकिन जब उसका जब आकलन किया जाएगा तो उसमें ये पता चलेगा कि बालक ने कितना अधिगम किया है और अधिगम के बाद कुछ स्तर पे बालक का अधिगम नहीं हो पाया है और नहीं हो पाया है तो उसके पीछे कारण क्या है, क्यों नहीं हो पाया है, तो उस आधार पर शिक्षक अपनी जो योजना है उस योजना में किसी तरह का परिवर्तन करेगा और वो परिवर्तन उस शिक्षक को पता चल जाएगा कि मुझे कहाँ परिवर्तन की आवश्यकता है, तो ये कहलाएगा शिक्षण योजना में बदलाव या परिवर्तन। तो अब होगा उसके बाद जो सातवां पॉइंट होगा दो रचनात्मक मूल्यांकन। दो रचनात्मक मूल्यांकन। अब साथियों में पहले बार दो रचनात्मक मूल्यांकन होंगे, जो एक अवधि में दो रचनात्मक मूल्यांकन और दूसरी अवधि में दो रचनात्मक मूल्यांकन। टोटल दो तो रचनात्मक मूल्यांकन होंगे, प्रथम और द्वितीय अवधि में प्रथम और द्वितीय, तो टोटल हो जाएंगे 4। एक अवधि के 2 मूल्यांकन, दूसरी अवधि के 2 मूल्यांकन और लास्ट में आएगा 8वां नंबर पर आएगा हमारे 2 योगात्मक आकलन। 2 योगात्मक आकलन आएगा। अब 2 योगात्मक आकलन आएंगे हमारे पास में, तो 2 योगात्मक आकलन आएंगे, उसमें क्या होगा कि जो रचनात्मक मूल्यांकन जो है हमारे पास आकलन है उसमें हम निरंतरता को लेकर जो डेली क्लासरूम की जो गतिविधियां हैं उस पे आधारित है, और योगात्मक आकलन है वो मतलब शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही तरह से यहाँ पर किया जाएगा। अब साथियों अब आगे हम पढ़ रहे हैं कि मूल्यांकन के उपकरण को लेकर। अब पढ़ेंगे मूल्यांकन के उपकरण को लेकर।